तो आज हमारे पॉडकास्ट नहीं, आज है हमारा फूडकास्ट, क्योंकि आज हमारे बीच बैठे हैं बोनी लोपेज जी, जो कि हमें फूड से रिलेटेड जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो बोनी जी, जो कि एक स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री में लोकल लेवल में काफ़ी अच्छी पहचान और पकड़ बना चुके हैं, जो आज हमसे शेयर करेंगे। और हम जानेंगे कि फूड इंडस्ट्री में होने वाली क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं, और फूड से संबंधित बहुत जानकारी आज बोनी जी से लेंगे। थैंक यू सुमित इंट्रोडक्शन के लिए। तो बोनी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई है, आपको इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली है, और फूड इंडस्ट्री के बारे में, स्ट्रीट इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है सर? तो मैंने सेंट एंड्रूज से बीएससी हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने आईटीसी मराठा और सेंट रेगिस सिंगापुर से मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैं दुबई में सोया होटल में था, 5 स्टार होटल्स में। उसके बाद मैंने मुंबई में काफ़ी जगह काम किया, जैसे बियर कैफ़े हो गया, फिर मैकडोनल्ड्स हो गया। मुझे पहले से ही बिज़नेस करना था, तो मैं अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस ले रहा था। उसके बाद कोविड आ गया, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थी। लाइक हॉस्पिटैलिटी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कोविड में वही थी। तो लॉकडाउन जैसे खुला, तब मैंने फूड जॉइंट डालने का फैसला लिया। तो वो ऐसा था कि शुरुआत छोटी करनी थी, तो स्ट्रीट फूड से शुरुआत की। तो आपकी काफ़ी बड़ी और ह्यूज जर्नी दिख रही है, जो कि सड़क से लेके सीधा 5 स्टार होटल तक जा रही है। मतलब आप मुझे बताएं कि आप खाना क्या पसंद करते हो? नॉर्मली आपको स्ट्रीट फूड पसंद है, आउटलेट वाले फूड पसंद है, या जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होते हैं ना हमारी सोसाइटीज़ में अलग अलग टाइप के, वहाँ जाते हो, या डायरेक्टली जैसे कि आपका एजुकेशन, आपने बैकग्राउंड बताया है और आपने खुद भी काम किया है वो इंडस्ट्री में, तो आप 5 स्टार ही प्रीफर करते हो? लाइक एक्चुअली मैंने चालू स्ट्रीट फूड से किया था, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करके लाइक हाइजीनिक आउटलेट जहाँ पे अफोर्डेबल फूड मिलता है, उसमें कन्वर्ट करना था। तो मैं ऐसे जगह खाना पसंद करता हूँ जहाँ लाइक फूड भी अफोर्डेबल हो, हाइजीनिक हो, और इंग्रेडिएंट ऐसे यूज़ किए जाए जो हेल्थ के लिए अच्छे हो। आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि कौन सा फूड खाए, कहाँ से खाए, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत फूड से रिलेटेड? लाइक जहाँ भी आप फूड खाना चाहते हो, वो पहले तो आप हेल्दी रहना चाहते हो, तो रोड साइड फूड खाना तुरंत छोड़ दो। क्योंकि रोड साइड जो भी फूड होता है ना, वो कॉन्टेमिनेट होता है। मैं इसके टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ वो कैसे। जो भी रोड साइड फूड होते हैं, लाइक जॉइंट्स होते हैं, वो बिजी रोड पे उनका आउटलेट होता है। तो वो कैसा रहता है, एयर पोल्यूशन के कारण वो फूड कॉन्टेमिनेट होता है। तो जिसके भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है ना, उनको वो तुरंत पता चलता है। अगर वो गरम फ्रेश तला हुआ भी फूड खाते हैं रोड साइड वेंडर से, तो उनको तुरंत फूड पॉइजनिंग हो जाता है। लेकिन उसमें कैसा होता है कि आप समझते हो कि फ्रेश फूड है, लेकिन वो फ्रेश फूड बन रहा है, लेकिन वो जो भी कढ़ाई है या ऑयल है, वो कभी से एयर पोल्यूशन ऑब्जर्व कर रहा है। वो एब्जॉर्ब कर रहा है एयर पोल्यूशन, उसके वजह से वो जो फूड बन रहा है वो इतना हेल्दी नहीं है जितना आप सोचते हो। तो आप फ्रेश भी खाते हो अगर वो रोड साइड वेंडर से, तो भी उसके आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आएगी। ओके, चलो मान लिया कि स्ट्रीट फूड खाने वाले फूड से हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रीट फूड अच्छा है, नहीं है? अभी बोनी जी, आपने ही देखा है आजकल की स्ट्रीट, राइट? इतना ब्यूटीफुल, इतना वंडरफुल स्ट्रीट रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे उनके आउटलेट होते हैं कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इवन मैं भी बहुत अट्रैक्ट हो जाता हूँ कि चलो एटलीस्ट वन टाइम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, और बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ फूड्स मिलते हैं। तो हाइजीन देखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आउटर लेयर से तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है, इंटीरियरली क्या चल रहा है और हाइजीन हमें कैसे देखना है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, इसका एनालाइज करने का सिंपल एक तरीका है कि अगर आप आउटलेट स्टाफ से बात करते हो और उनको अगर बोलते हो कि हमें आपका किचन देखना है, तो आप उनसे बात करके आप उनका किचन चेक कर सकते हो। अगर वो किचन चेक करने नहीं दे रहे, तो आप समझ लेना कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। उस और एक तरीका है, अगर रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ रहे, तो वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे और फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ रहे, तो वो मार्जिन कैसे बना पाएगा? तो उसमें वो लोग करते हैं कि चिप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करके उनका मार्जिन सेव कर लेते हैं। लेकिन चिप क्वालिटी के प्रोडक्ट जो भी है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है।
तो आप कोशिश करें कि ये सब पे ध्यान दें, ना कि प्राइस पे। अगर आप प्राइस पे ध्यान दोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसको पे करना पड़ेगा। वैसे तो बोनी जी रेस्टोरेंट के अंदर किचन में तो अलाउड नहीं करते ज़्यादातर देखे, और हमें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत जागरूक हो सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ये तो हो गई आपकी कुक फूड की बातें, ठीक है। व्हाट अबाउट अनकुक्ड, जो कि पैकेट में होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा पैक्ड फूड है, पैकेट में है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे नूडल्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है मार्केट में। आप देखोगे ना, डेली बेसिस में एक बड़ा ब्रांड आ रहा है, बड़ी चीज़ों को लेके आ रहा है, वो पैक्ड है, और पैक्ड में वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स है, जो कि आप और हम भी डेली बेसिस में कुछ ना कुछ, इसे टाइम पास बोला जाता है, आप और हम कुछ ना कुछ टाइम पास करते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाए बोनी जी पैक्ड फूड को लेके? जो भी पैक प्रोडक्ट है ना, उसमें पहले तो एक्सपायरी डेट चेक की जाए। ठीक है, उसके पीछे पलट के आप एक बार एक्सपायरी डेट चेक करो। अगर उसको उसके ऊपर लेबल नहीं है तो आप वो मत खरीदो। जैसे अभी बहुत लोकल बेकरी वाले या स्वीट शॉप वाले करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में उसको प्रोडक्ट बना के पैक करते हैं और उसको महीनों चलाते हैं। लाइक उसका कुछ एक्सपायरी डेट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो वो अंदर से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उस पर एक्सपायरी डेट नहीं है। तो वो प्रोडक्ट आप मत लीजिए। और अगर किसी प्रोडक्ट पे लंबी एक्सपायरी डेट है ना, वो भी प्रोडक्ट थोड़े बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लंबी एक्सपायरी डेट वाले हैं उसमें एक तो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, नहीं तो उसकी एक्सपायरी बढ़ाने के लिए ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो अपने बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो उसमें ऐसे केमिकल डाले होंगे जो कि फंगस या उसके अंदर बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने दे रहे। तो बोनी जी जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं ना, तो पैक डेट तो आजकल कॉमन हो गया है कि हम प्राइस देखने के चक्कर में पैक डेट कब मैन्युफैक्चरिंग है वो देख लेते हैं, कितना शेल्फ लाइफ है वो देखते हैं, लेकिन वो हेल्दी है या अनहेल्दी है पैक्ड फूड, वो कैसे हमें पता चलेगा? हेल्दी प्रोडक्ट अभी मिलना बहुत मुश्किल है, और हेल्दी प्रोडक्ट आपको मिल भी जाए तो वो अफोर्डेबल नहीं होते। तो इसमें एक ऑप्शन आता है हेल्दियर प्रोडक्ट करके या बेटर फॉर यू प्रोडक्ट करके। तो बेटर फॉर यू प्रोडक्ट में रहता है कि जो भी हार्मफुल कैटेगरी है उसको वो एलिमिनेट करते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट लो जो जिसमें मैदा ना हो या शुगर ना हो। एक्चुअली मैदा शुगर को स्पाइक करता है, तो मैदे से बनाए हुए कोई भी प्रोडक्ट ना खाए। और उसके अल्टरनेटिव में अगर आप बेसन, ज्वार या आटे से बनाए हुए प्रोडक्ट खाते हो तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बोनी जी, जैसे पैक्ड फूड होता है ना हमारा, पैक्ड फूड में भी देखेंगे अभी आटा आ गया है, ठीक है, आटा मैगी आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी होती है क्योंकि वो भी पैक्ड भी हो गया, लॉन्ग लाइफ भी हो रहा है, डिटेलिंग भी आ रहा है। तो आपका क्या कहना है, मतलब ये सब जो प्रोडक्ट है ना, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है और बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमारे बच्चे, आप अगर जनता को देखोगे, छोटे से छोटा बच्चा भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, कम टाइम में कैसे 2 मिनट में सब काम हो जाता है। तो आपकी क्या राय है ये चीज़ों को लेके, टाइम को लेके, खाने को लेके, पैक फूड को लेके? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट लंबी है जी, वो हमारे डेली कंजम्पशन के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप ICMR के या कोई भी बड़े फूड इंस्टीट्यूट्स के गाइडलाइन सुनोगे तो रिफाइन या प्रोसेस फूड, जो भी हाईली प्रोसेस फूड रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। इसको ऐसे समझे कि जिसको भी बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे है, ना कि जो प्रोडक्ट जिसको बनाने के लिए कम वक्त लगता है और जिसकी जितनी ज़्यादा लंबी शेल्फ लाइफ उतना ज़्यादा ख़राब प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम सुन रहे हैं ना पाम ऑयल के बारे में, ऐसा भी मैंने सुना है बोनी जी कि पाम ऑयल से कैंसर हो रहा है, इतनी सारी डिसीज़ें बढ़ रही हैं, ऑयल्स को लेके बहुत बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज़ आ रही हैं। तो ये इंडस्ट्री में बहुत वाइड और बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है, राइट, और इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो कौन सा ऑयल अच्छा है? देखो डेली बेसिस पे ना हर एक दिन एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, एक नया ब्रांड आ रहा है, उसको लेके एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी आ रहा है कि आप ये लीजिए, वो खाइए, ये कीजिए। तो हमारे जनता कंफ्यूज हो जाती है कि क्रिकेटर पे भरोसा करे, एक्टर पे भरोसा करे, किस पे भरोसा करे। तो आपकी क्या राय है? बिकॉज सी आप ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, आपने थोड़ा डिटेलिंग करके आप हमारे साथ बैठे हो, तो आप बता दीजिए जो पॉकेट साइज में भी आए, उसका कुछ अगर पैरामीटर हो, चीज़ें हो कि ये चीज़ें हैं जो सबके बजट में भी आए। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत महंगा ही लेना है या सस्ता, ये कैटेगरीज है, आप चेक कर लो और ले लो प्लीज़।
तो आप कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। बहुत सारे रिसर्च ये इंडिकेट करते हैं कि पाम ऑयल में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। उसके अल्टरनेटिव में हम लोग वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा प्रोसेस नहीं होते। आप कोई भी रिफाइन ऑयल ले लो, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आप एक तो वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करो, नहीं तो चैट जीपीटी या गूगल पे सिंपली सर्च मारो कि हमारे लिए कौन सा बेटर ऑयल है, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और आप उसमें से कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हो। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है बुनी जी, जैसे ऑयल है, ठीक है, ऑयल को रीयूज़ करना सही है या गलत है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। फूड मेकिंग इज अ साइंस। सो इसमें कैसा रहता है, अगर आप कोई भी दो केमिकल को साथ में मिलाओगे तो तीसरा केमिकल बन जाता है, और वो जो तीसरा केमिकल बन जाता है वो दोनों को कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो फूड में भी ऐसा ही होता है, जैसे आप ऑयल और कोई और प्रोडक्ट को साथ में गर्म करोगे तो जो ऑयल का कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है। तो अगर वही ऑयल को आप यूज़ करोगे दूसरे प्रोडक्ट के लिए तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। ये इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बुनी जी, जैसे कि आप ये इंडस्ट्री में बहुत समय से हो, एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक ज़्यादा करके जो अपना इंडिया है, मुंबई है, वड़ा पाव आपने सुना होगा सर, वड़ा पाव के नाम से बहुत फेमस है। वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, जो आप और हम भी कभी जल्दी में हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम खा लेते हैं। अभी एक ऑयल है, एक ऑयल में फर्स्ट टाइम पे वड़ा पाव गर्म हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे आपका कहने का मतलब है उसमें समोसा ना बना के अगर वो नेक्स्ट टाइम रीयूज़ कर रहा है, सेम ही प्रोडक्ट बनाए तो वो ठीक है, या उसको प्रोडक्ट चेंज करने से ही प्रॉब्लम होगा? देखो, वो स्मोकिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर वो हाई स्मोकिंग पॉइंट वाला ऑयल है तो वो उसमें चल जाएगा अगर वो दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर वो लो स्मोकिंग पॉइंट वाला ऑयल यूज़ करते हैं जैसे कि पाम ऑयल, तो वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं हो जाता। तो एक्चुअली वो लोग वो रीयूज़ करते हैं, नहीं तो वो सॉस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए ख़राब हो जाता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करो, अगर आप सस्ता खाते हो तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और हमारे लोगों का डिमांड ही ऐसा होता है कि चीप प्रोडक्ट का, तो चीप प्रोडक्ट आप लोगे तो वो तो ऑयल रीयूज़ करेंगे ही, क्योंकि उनको अपना मार्जिन भी बचाना है, उसमें से पैसा भी निकालना है। सो अगर आप चीप प्रोडक्ट की डिमांड करोगे तो ऑयल भी और प्रोडक्ट भी आपको चीप ही मिलेगा। लेकिन जो ज़्यादा करके आउटलेट होते हैं, जो नॉर्मल स्मॉल स्ट्रीट वाले होते हैं, मुझे पता नहीं कि उनको ये जानकारी है या नहीं, वो सेम ऑयल पे रिपीट एंड रिपीट रीयूज़ करते हैं, तो वो कितना डेंजरस है हमारे सोसाइटी के लिए सर? इसमें कैसा है ना, डॉक्टर होने के लिए एमबीबीएस की डिग्री होना ज़रूरी है, लॉयर होने के लिए एलएलबी की डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन फूड बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है जो कोई भी चालू कर सकता है। तो इसमें अगर जिस बंदे को फूड के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता, वो तो ये ऐसे ही काम करेगा जैसे पहले से चलते आ रहा है। तो इसमें एफएसएसआई के गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादातर फोकस करना ज़रूरी है, और ये जो भी चीज़ है ना, ये कलेक्टिव एफर्ट से ही सॉल्व हो पाएगी। हम लोग खाना ही अच्छी क्वालिटी का डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी वैसे ही आ जाएगा। हम लोग अगर रोड साइड खाना बंद करेंगे तो सप्लाई भी ऐसा ही आ जाएगा कि अच्छे हाइजीनिक आउटलेट बढ़ जाएंगे। अगर आपको चीप प्रोडक्ट खाना है तो आपको सप्लाई भी चीप प्रोडक्ट का ही मिलेगा। एक तो आप चीप प्रोडक्ट खरीद के यहाँ पे पैसा बचाओ और डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करो, नहीं तो आप डॉक्टर के पैसे बचाओ और बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आओ। तो अभी चॉइस आपकी है, आप कहाँ खाना चाहते हो। इस हिसाब से तो स्ट्रीट फूड एकदम डेंजरस है, और आप इतने खिलाफ कैसे हो सकते हैं? आपने भी स्कूल एज में स्ट्रीट फूड ही खाया होगा जहाँ तक मुझे पता है, अवेयरनेस से पहले। मैं स्ट्रीट फूड के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, हमारा देश भी बहुत तरक्की कर, तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो मेडिसिन की तरह ट्रीट होनी चाहिए। तो अभी ये टाइम आ गया है कि फूड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हम सबको या गवर्नमेंट को मिलके एक ऐसी गाइडलाइन रेडी करनी चाहिए जो कि स्ट्रीट फूड वेंडर को एजुकेट करे, उनको हाइजीनिक जगह एक अलोकेट करे जहाँ पे वो फूड अच्छी तरीके से बना के सर्व कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में ये इनिशिएटिव ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली में ये लोग कर रहे हैं, फूड वेंडर्स को एजुकेट कर रहे हैं, उनको हाइजीनिक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। हैदराबाद में भी बहुत जगह पे फूड वेंडर्स पे रेड पड़ रही है।
तो ये हर जगह होना चाहिए और फूड की क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है। नहीं तो हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ते जाएगा और हमारे हेल्थ इशू पे बहुत ज़्यादा असर होते रहेगा फूड के वजह से। तो बोनी जी, आपने तो बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी है हमारे ऑडियंस को। उसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं हमारे ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ, इतनी बारीकी और इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको और हमें पता ही नहीं थी। हम तो कहीं पे भी जाते हैं, हमको भूख लगती है, हम जाते हैं, कुछ ना कुछ परचेस करते हैं और खा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है। ये सब पे हमें बारीकी से ध्यान देना होगा। और जैसे कि हमारा देश ग्रो हो रहा है, आजकल तो एप्लीकेशन भी ग्रो होती है, एवरी वीक वी हैव टू ग्रो, राइट। तो उस हिसाब से हमें हमारे स्ट्रीट में, आउटलेट में, रेस्टोरेंट में, सब जगह, आपका कहने का मतलब है, हमें जाके देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जितना ध्यान दे सके दें और फिर ही खाएं, अदरवाइज़ घर पे खाओ। घर पे देखो, सिंगापुर जैसे कंट्री में आप देखोगे तो 30% से ज़्यादा फूड बाहर से वो लोग ऑर्डर करके खाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग जहाँ से ऑर्डर करते हैं उसके बारे में वो जानकारी रखते हैं और वो इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि वो जो भी खाते हैं तो उनके फूड की बेसिक नॉलेज उनको होती है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैदे से बने हुए प्रोडक्ट आपको कम ही नज़र आएंगे। तो हम लोगों को भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि लोगों को जागरूक और एजुकेट करना पड़ेगा कि क्या खाए, कहाँ से खाए। तो जैसे ही डिमांड क्रिएट हो जाएगी, सप्लाई अपने आप वो उसको फॉलो करते जाएगा। हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है, ओके। और हमारे इकोनॉमी का 50% हिस्सा जो है वो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स से आता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, यस, जो कि पूरा ब्लैक है। और वो हमारे इकोनॉमी में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो अगर हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा फोकस करें, हम लोगों को सुपर पावर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो बोनी जी, धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतना समय देने के लिए, इतनी अच्छी बात करने के लिए, और स्ट्रीट फूड, आउटलेट फूड, रेस्टोरेंट फूड, 5 स्टार फूड, सब के लिए इतना डिटेल्ड डिस्कशन के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले और हर एक परिवार एटलीस्ट ये चीज़ों को देखे और समझे, ताकि हमारा देश, जैसे एप्लीकेशन ग्रो हो रही है एवरी वीक,